अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शरीफुल्लाह मोहम्मद आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ, ज़रा तवील वक़्त के बाद अपने प्रोग्राम द टूल बॉक्स टॉक में। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर सरवत हैं, एमबीबीएस हैं, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हैं। उसके साथ-साथ वो ग्रीन स्टार मार्केटिंग से वाबस्ता हैं और एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर है, चूँकि हमारी सोसाइटी का फैब्रिक ऐसा है कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो वैल्यूएबल आइटम है वो है शऊर, और शऊर के लिए शऊरी कोशिश कर रही हैं डॉक्टर सरवत हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू है ब्रेस्ट कैंसर। ये एक ऐसा मौजू है और इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हमारी सोसाइटी मजमूई तौर पे, चाहे वो पढ़ी-लिखी हमारी ख़वातीन, बहनें, माएँ हों या जो रूरल एरियाज़ में कुछ हमारे फैक्शंस रहते हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना कोई बात करना चाहता है, ना उनको कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसीलिए मैंने ये सोचा, हम सब ने मिलकर ये सोचा कि द टूल बॉक्स टॉक के प्लेटफ़ॉर्म से हम इस हवाले से एक प्रोग्राम करें। ये महीना भी ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, ये महीना इसी हवाले से इसको मनाया जाता है कि ये इंटरनेशनल अवेयरनेस हो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। कैंसर इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे शऊर पे, चूँकि पब्लिक हेल्थ हमारे यहाँ एक बहुत, यानी यूँ समझ लें कि एक नेग्लेक्टेड शोबा है। तो मैं शुरू करने के लिए डॉक्टर सरवत की तरफ जाता हूँ। मैं डॉक्टर सरवत को बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आई और हमें इस सेशन में जॉइन किया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर सरवत हमें थोड़ा-सा पिंक रिबन के बारे में बताइए, कैंसर के बारे में बताइए, ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से कैंसर की किस्मों में शामिल है, इस हवाले से आप ज़रा हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम हो और शरीफ साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने ये कदम उठाया और हमको ये मौका दिया कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। आपने पिंक रिबन के हवाले से बात की है, तो इस सिलसिले में आपको मैं एक बताना चाहूँगी पिंक रिबन की छोटी-सी हिस्ट्री। पिंक रिबन एक कैंपेन थी जो 1992 में हो सकता है आपने सुना हो। एस्टी लॉडर एक बड़ा अमेरिका का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है। इसकी जो ओनर थी उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को, उधर वर्किंग वो करती थी उनकी डॉटर इन लॉ एवलिन लॉडर, और उन्होंने 1992 में अपनी एक फ्रेंड एलेक्जेंड्रा के साथ मिलके ये पिंक रिबन कैंपेन शुरू की थी फॉर ब्रेस्ट अवेयरनेस। उनकी इस कैंपेन को इतनी पजीराई मिली, इतनी एनकरेजमेंट और सपोर्ट मिली कि आज ये डिफरेंट सिटीज, कल्चर्स और कम्युनिटीज से होती हुई एक इंटरनेशनल कैंपेन बन गई है। और इस वक्त पिंक रिबन का जो सिंबल है या लोगो है, वो इस बात को सिंबलाइज करता है कि जिसके पास जो ये लगाया हुआ है या जिसने ये इस्तेमाल कर रहा है, वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस से वाकिफ है, इम्पोर्टेंस से, कि दिस इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल। तो ये पिंक रिबन जो है ये सिंबल है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का, और इसके लगाने वाले और इसको इस्तेमाल करने वाले इस बात को शो करते हैं कि वो मॉरल सपोर्ट देते हैं हर सफरर को, हर खातून को, कि वो इसके बारे में अवेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा। और पिंक रिबन जो है वो उसकी सारी अवेयरनेस इस बात पे रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंशन, क्योर और ट्रीटमेंट, इन तमाम चीज़ों को इजी एक्सेस में लोगों तक पहुंचाया जाए, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अर्ली डिटेक्शन पे जोर दिया जाता है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज द ओनली सर्वाइवल, द बेस्ट सर्वाइवल। तो ये पिंक रिबन की सारी स्टोरी है। पिंक कलर पहना जाता है अक्टूबर को, पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। इसमें हम सब इस बात की ख्याल करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं और लोगों को इसके बारे में बताएं। ये पिंक रिबन की हिस्ट्री है, और इस वक्त जो हम पिंक रिबन का सवाल था आपका, इसका जवाब है। अब रह गया कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर एक जनरलाइज्ड वर्ड है जो इस बात को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं
कि नॉर्मल जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जो बेसिक यूनिट ऑफ हमारी बॉडी है, सेल्स, उनके अंदर एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर का सिलसिला जारी होता है। सेल्स पैदा होते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद वो मुख्तलिफ तरीकों से डिफरेंट उनके प्रोसेसेस हैं कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक जो सिलसिला है, ये एक बैलेंस तरीका है जिसमें एक सेल अपना लाइफ स्पैन खत्म करके डाई हो जाता है और नया और यंग सेल जो है वो उसको रिप्लेस करता है। अब जो कैंसर है उसमें ये होता है कि ये जो ग्रोथ है ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है, यानी इसका बैलेंस आउट हो जाता है। सेल्स जो हैं वो यूजुअल टाइम पे डाई नहीं करते और मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीपल इमेच्योर सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स को गिव राइज करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्यूमर बनता है। इसमें ये होता है कि जो सेल्स की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है, वो दूसरे सेल्स जो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनकी जो नॉर्मल रूटीन है, उनका बैलेंस जो है डिवाइड होगा और डाई एंड रिप्लेसमेंट, ये सारा जो प्रोसेस है इसको भी डिस्टर्ब करते हैं और इसलिए पेशेंट की जो सेहत है और जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती है कि वो नॉर्मल प्रोसेस से हट जाते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि ब्रेस्ट जो है वो आफ्टर एडोलेसेंस जो है वो एक डिवीजन, एक ऐसे डेवलपमेंट फेज में आ जाता है। इसमें डिफरेंट लॉब्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डक्ट्स होती हैं जो कि अपने फंक्शन को ड्यूरिंग लैक्टेशन के लिए उनका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होता है। अब अगर इसके अंदर डिवीजन एबनॉर्मल हो जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर बन रहा होता है। और इसमें डक्ट्स में भी जो कि एक वे हैं टुवर्ड्स द निपल मिल्क इजेक्शन के लिए, और लॉब्यूल्स हैं जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ द मिल्क के लिए बने हुए हैं। इन दोनों में, इनमें से दोनों हिस्सों में ट्यूमर हो सकता है और यही दोनों टाइप्स के ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं वो हमको नज़र आते हैं अपने पेशेंट्स में, ब्रेस्ट कैंसर के सफरर्स में। अच्छा, जो मैं समझा हूँ आपकी इन तमाम जो आपने चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं, वो ये है कि इंसानी जिस्म सेल्स से मिलकर बना हुआ है और सेल्स हमारे अल्लाह ताला उनको नए पैदा करता है, ये मरते रहते हैं। जैसे हम अर्ली इन द मॉर्निंग बेड से उठते हैं तो हमारे बॉडी के वो सेल जो डेड हो चुके होते हैं वही बिस्तर पे रह जाते हैं। इसी तरीके से पूरी बॉडी में एक तरतीबवार, एक ऑर्गेनाइज तरीका है जिसमें सेल नए बनते रहते हैं और पुराने मरते रहते हैं। ये काम अगर तरतीब से होता रहे तो बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें कोई बेतरतीबी हो जाए और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर तरीक़ेकार सेल की जनरेशन का, और ये अल्टीमेटली अनकंट्रोल्ड तरीक़ेकार। तो ये अल्टीमेटली एक कैंसर में भी बुनियादी तौर पे यही होता है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर भी एक ऐसी टाइप का जो कैंसर है जिसके अंदर यही काम होता है। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ट्यूमर। अब ये जरूरी है कि ट्यूमर हो और ब्रेस्ट कैंसर में ऑल द टाइम ट्यूमर ही होता है? कोई रसोली होती है, कोई सिस्ट होता है, क्या ये जरूरी है? या उसके अलावा भी जो ब्रेस्ट कैंसर की कोई ऐसी किस्म है जिसमें इसके अलावा हमारे पास इंडिकेशन मौजूद है? जी जी, ट्यूमर तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ सेल हो रहा है एक जगह पे, उसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कैंसर तो किसी भी तरीके के जो भी सेल्स हैं किसी भी एरिया के, वो जब उनका एक नॉर्मल रिदम जो है, वो प्रोसेस जो है वो अगर रुक जाता है तो वो कैंसर बन जाता है। जिस तरह एक टाइप के सेल्स जो हैं वो पूरा दूसरों के भी फंक्शंस को टेक ओवर कर लेते हैं, दूसरों की भी हर तरह की ग्रोथ की स्पेस को टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इसी चीज की, कैंसर की डेफिनेशन ही यही है कि आपके जो जिस्म के सेल्स हैं वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं किसी एरिया के और उस एरिया में कैंसर डेवलप हो गया। ये इसकी यही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी में कई जगहों पे मुख्तलिफ टाइप का कैंसर हो। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हो सकता है कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर हो, स्किन के हवाले से हो, हड्डियों के हवाले से हो, खून के हवाले से हो, जिगर का हो या दीगर जिस्म के किसी भी ऑर्गन का हो,
उसमें इरेगुलरिटी मौजूद हो तो हम उसको कैंसर कहेंगे। अच्छा, मैं बिल्कुल। बुनियादी तौर पे ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सोच ऐसी बनी हुई है कि जहाँ पे कैंसर का लफ्ज आएगा तो हम अवॉइड करना शुरू करेंगे, हम उससे फरार हासिल करेंगे, जैसे हम अपनी आंखें बंद करेंगे। अगर हमें डॉक्टर ये कहता है कि आप एक ऐसा टेस्ट करें या एक ऐसा एक स्क्रीनिंग की तरफ जाएं कि जहां पे ये एस्टैब्लिश हो कि आपको कैंसर है या नहीं, तो बुनियादी तौर पे मैं ये देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इससे फरार का रास्ता अपनाया जाता है। और मैं आपके तवज्जुह से मैं चाहता हूँ आप इस हवाले से एक बेहतर राय दें कि जब अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो तो कैंसर का क्योर 100% भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप इस पे कमेंट करें कि अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है, सेल्फ इंस्पेक्शन कैसे की जाए, खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और इस चीज को हम पहले मरहले में यानी प्री कैंसर वाले हिस्से में हम उसको डिटेक्ट करें ताकि हमें नुकसान कम से कम हो। देखिए, इसमें अर्ली डिटेक्शन ही जो है वो बेस्ट है हमारे लिए। सबसे पहले तो हम इस चीज के बैकग्राउंड पे, जब हम अपने मासिस को बात समझाते हैं तो हम उसको सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड पे ले जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है, इसका इंसिडेंस जो है वो हर 9 में से एक खातून को होता है। अगर 9 खवातीन है तो उसका इंसिडेंस एक में एक कम से कम ऐसी होगी जिसको लाइफ में किसी ना किसी वक्त इस सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है। अब इसमें जो है डिफरेंट मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो जिनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें सबसे पहले तो बीइंग अ फीमेल, ये तो बाय बर्थ ही आप जब एक फीमेल की बर्थ है तो उसके पास ये रिस्क फैक्टर आ गया कि वो फीमेल है। नंबर 2, जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनमें हमारी एजिंग है। एज एज पासिस और ये वाला रिस्क हमारा बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है हमारी, या कोई पर्सनल हिस्ट्री है जिसमें हमारी कोई स्ट्रेस या कोई ऐसी हमारे किसी ब्रेस्ट के पार्ट में कोई ऐसी चेंज आई है, वो भी हमारी प्री डिस्पोजिशन है कि आगे जो है वो रिस्क के तौर पे हमें फेस करना पड़े। अब रह गई अर्ली डिटेक्शन की बात। अर्ली डिटेक्शन की बात आपने बहुत अच्छी कही। अगर हमारे खवातीन जो कि एडोसेंस के बाद 13-14 इयर्स के बाद जब मंथ में एक दफा, फॉर एग्जांपल उनका जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद, तो उस वक्त अगर वो अपनी सेल्फ केयर या सेल्फ एग्जामिनेशन की आदत डाल लें तो बहुत जल्दी उनको इस बात की हैबिट पड़ जाती है कि वो मंथ में एक दफा अपने आप को चेक करें। इसमें यह है कि चेकिंग जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन को हम बाकायदा सिखाते भी हैं। उसमें ये होता है कि वो अपने मिरर के सामने अपीयरेंसेस में चेंज देखें, फिजिकल चेंजेस जैसे कि कलर चेंज है, स्किन चेंज है, ये अर्ली डिटेक्शन के स्टेप्स हैं। कोई साइज का चेंज है, इसके अलावा कोई रैश पड़ा हुआ है, या दोनों साइड्स पे जो है वो साइज और शेप का फर्क आ गया। इसके अलावा आपकी कोई स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग के अलावा कोई आपकी जो ये जो आप कीनू खाते हैं, ऑरेंज पील जो होती है, उसकी तरह जो एक डिम्पलिंग होती है, वो डिम्पलिंग भी इसकी अर्ली डिटेक्शन की अलामत है। कि आप अगर इस तरह की कभी कोई चीज फील करे कोई खातून, तो वो इस चीज को फौरन नोटिस करे और अर्ली रिपोर्ट करे। इसके अलावा निप्पल से एक ब्लड स्टेन्ड मवाद भी अगर उसको प्रेस करके देखें और वो निकल रहा है, तो ये भी अर्ली डिटेक्शन है। अगर हम अपनी बच्चियों को ये इस चीज की शुरू से तालीम देते हैं कि वो अपना एग्जामिनेशन खुद करें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टाइम नहीं लग रहा, और उसको उन्होंने चेक करके देख लेना है कि इस तरह का अपीयरेंस में कोई चेंज तो नहीं आया, तो ये हमारी मासेस के लिए और हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत बेहतर है। अब रह गई उसके बाद की बात, अगर ये मंथ में हर लड़की को ये आदत डाल दें तो वो बहुत अर्ली किसी भी चेंज को पकड़ सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे एजिंग होती है, इसका रिस्क बढ़ता चला जाता है। मैंने आपसे कहा कि एज जो है वो खुद एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एजिंग होती है, जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये रिस्क बढ़ जाता है।
40 इयर्स के बाद अगर हम लोग मैमोग्राफी पे चले जाएं, अगर 1 ईयर में या 2 इयर्स में एक दफा 40 टू 50 इयर्स के दरमियान की खातून एक दफा अपना मैमोग्राम करा ले। ये एक सेंसिटिव एक्सरे टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, जिसमें वो किसी भी तरह के चेंज को डिटेक्ट कर लेता है। और ये चेंज जो है वो इवन किसी भी सिम्टम या किसी भी लंप के अपेयर होने से 2 साल पहले तक की चेंज को डिटेक्ट कर लेता है। अगर ये मैमोग्राफी हमारी खवातीन को इस बात की अवेयरनेस आ जाए कि वो एक खास उम्र के बाद इस चीज को यकीनी बना लें, तो वो बाद की उम्र में इस चीज को अर्ली डिटेक्शन के जरिए बड़ी जल्दी कंट्रोल कर सकती हैं। और अगर 40 से 50 के बाद 50 इयर्स की एज जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल एज है, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं, उसमें तो ईयरली मस्ट है कि साल में एक बार आप मैमोग्राफी की को एडवाइस करें। हर खातून खुद उठे और अपनी जिस तरह वो हर काम करने में बास चीज़ों में अगर वो इंडिपेंडेंट है तो खुद करवाए, नहीं तो उसके घर के अफराद, उसके बच्चों को या उसके हस्बैंड को ज़रूर उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो मैमोग्राफी की तरफ जाए। मैंने मैमोग्राफी का बताया, बहुत छोटा सा एक एक्सरे टेस्ट है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से लोग उससे बचते हैं। अब वो डिजिटल आ गया है, उसमें पहले ही थोड़ा प्रेस करके करते थे, लेकिन अब वो डिजिटल आ गया है। और ये जब हो जाता है तो उससे मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि बहुत अर्ली चेंजेस को वो चेक कर लेता है और बता देता है। इसके अलावा इसकी अर्ली डिटेक्शन में जो है वो हमारे आर्मपिट्स में कोई स्वेलिंग हो, या आप टच करके अगर चेक करें तो ब्रेस्ट के अंदर कोई छोटा सा लंप हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अगर अब अर्ली एज से हम डिटेक्शन की आदत डालते हैं तो बहुत छोटा सा भी लंप अगर हमें मिल जाता है जो कि बहुत अर्ली स्टेज में है, तो ये अर्ली डिटेक्शन इसके क्योर में बहुत हेल्प करती है। वो आराम से निकाला जा सकता है, उसको इन्वेसिव होने से पहले कंट्रोल कर लिया जाता है। और वो ये सारा प्रोसेस जो है, ये अगर हमारे मासेस समझ जाएं, हमारी खवातीन समझ जाएं, तो मेरे ख्याल में कि इसके स्प्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। खुद अपनी केयर करें, खुद अपने आप को चेक करें, जिसमें उनको किसी से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी की हेल्प की, किसी की पेमेंट की, चार्जेस की, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस की भी ज़रूरत नहीं है। अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जब वो अपने शावर में या अपने बेडरूम में आके अपने आप को चेक करें, और चेक करके वो इस चीज को नोटिस करें कि कोई उनको फिजिकल चेंज या ऑन टच पे किसी भी तरह का कोई लंप तो नहीं डिटेक्ट हो रहा, उनके ब्रेस्ट में, उनके आर्मपिट्स में किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग है या चेंज है, तो इसको वो नोटिस करें और अपने क्लिनिशियन को दिखाएं। और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है वो उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो क्या करें, कंफर्मेशन या स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस, जो भी इस जिसका जैसा भी केस होगा उसको वैसे ही डील किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी चंद चीजें ऐसी रिपीट करना चाहूंगा। हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जहाँ पे जैसे वो अपने घर वालों से मिलके नमाज की तलकीन करते हैं, अपने यहाँ डेली की बुनियाद पे हमारे पास फादर्स के पास, मदर्स के पास डेली की बुनियाद पे कंप्लेंट आती हैं, आज इस बच्चे ने ये किया, आज इस बच्चे ने ये किया। इस बुनियाद पे जब आप रात को आपस में बैठें तो माँ, वालिदैन और दीगर लोगों का, इन्फ्लुएंशियल लोगों का जो फैमिली के हैं, उनका फर्ज है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें इस मामले में, कि जितना ज्यादा बच्ची अपने बॉडी के मुतालिक हसास होगी, चीजों को महसूस करेगी, ये जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट अवे उनको कोई रसौली मिले, कोई लंप मिले, कोई सिस्ट मिले, उनको डीकलरिंग मिल सकती है, यानी उसकी रैशेस मिल सकते हैं, दीगर चीजें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आगे ये बहुत जरूरी है, सेल्फ इंस्पेक्शन बहुत जरूरी चीज है। हम अमूमन कतराते हैं, हम अमूमन इस चीज को एक नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पे लेते हैं। हम इवन मैं ये समझता हूँ कि हमारे सोसाइटी के कुछ हलकों में ये बेटी अपनी माँ के साथ भी कुछ चीजें जो शेयर करने से घबराती है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि 40 साल के बाद इसका जो रिस्क है ये बहुत बढ़ जाता है। ये बहुत जरूरी है कि वो तमाम खवातीन साल में एक मरतबा या 1.5-2 साल के बाद लाजिम वो अपना मेमोग्राम कराएं,
ताकि उनको अंदाजा हो कि अगर ऐसी कोई चीज मौजूद है तो उसका अर्ली सद्दबाब हो सके। और यकीन करें कि जैसे हम अपने गाड़ी की वेयर एंड टेयर के लिए हमने बजट रखा हुआ होता है, उसमें कोई काम निकलेगा तो हमने अर्ली कराना है ताकि बाद में ये मामला ज्यादा खर्च का बायस ना बने। तो हमें अपनी बॉडी के हवाले से भी इसी किस्म का रवैया रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी बॉडी में अपनी बेटी, अपनी घरवाली और दीगर के जिस्म में कोई ऐसी इरेगुलरिटी नजर आए, तो जब तक वो तकलीफ नहीं देती, संजीदा तकलीफ नहीं देती, तो हमारी आदत है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें यही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक अहम चीज है वो हमारी जो सर शरीफ साहब, एक चीज मैं और भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले, अगर वो किसी भी तरह की लंप को या किसी चीज को फील करते हैं, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं कि ये कैंसर हो, लेकिन अगर इसको नोटिस करें तो इसको वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कैंसर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कैंसर ना हो, लेकिन इसको नोटिस जरूर करना है। मेरा जरूर है कि नोटिफाई जरूर करें। अच्छा, जहां तक कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा लिटरेचर है जो मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक ये है कि दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं तो उनको मुख्तलिफ वक्तों में अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी महसूस होता है उनको कि उनको इस किस्म के जो सिस्ट टाइप की चीजें हैं उनको अपने ब्रेस्ट में महसूस होती हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है और अल्लाह ना करे कि इस तरह हो, लेकिन जब हम आगाह होंगे, शऊरी तौर पे हम तैयार होंगे, तो अगर इस किस्म की कोई भी चीज हमें महसूस होती है, हम उसको डॉक्टर के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू वेरीफाई करते हैं और हम सुकून से जी सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज मजीद ऐड करूंगा। किसी इलाके में अगर किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आसपास के दीगर लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातों पे वो इस चीज का प्रेशर लेते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको ऐसी कोई चीज महसूस होती है तो आप उसको फौरन वेरीफाई करें। चंद दिनों में वेरीफाई हो सकता है और आपको सुकून नसीब हो सकता है। अच्छा, मैं अगले हिस्से की तरफ जाना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत सारी, चूंकि हम शऊरी तौर पे और एक मनसूबाबंदी के तहत हम आगाही हासिल नहीं करते, यही वजह है कि हमारे यहाँ हर बीमारी के मुतालिक अजीब व गरीब किस्म की चीजें पाई जाती हैं, खुसूसन कैंसर के मुताबिक। जैसे मैं अपने इलाके का एक केस है, उस हवाले से बताना चाहूंगा कि उस खातून की जो फैमिली के दीगर अफराद हैं, उन्होंने इसको शऊरी तौर पे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया और वो ये समझते थे कि शायद ये बीमारी उनको लग जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से कमेंट करें कि क्या ये जेनेटिक है, क्या ये इन्फेक्शियस है, क्या ये एक दूसरे के साथ मेल जोल से लग सकती है, या दीगर कुछ ऐसी चीजें जो इस बीमारी के मुतालिक जो हमारी गलत फहमियां हैं उसको वाजे कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि ये इन्फेक्शियस नहीं है। इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में ही इसको डिफाइन कर लिया था, ये हमारे अपने सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ से गिव राइज होती है ये वाली डिजीज। दूसरी बात ये कि इसमें इन्फेक्शियस का तो काम ही नहीं है। इन्फेक्शन तो ये है कि कोई बैक्टीरिया या वायरस कर रहा है जो एक से दूसरे को लग सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी ये कि इसकी जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली हैं इसमें। जेनेटिक म्यूटेशंस जो होती हैं, जो चेंजेस आती हैं हमारे, स्पेशली चेंजेस इनटू BRCA1 और BRCA2 जो कोड्स होते हैं, ये इसके रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। जेनेटिक्स जो है वो दूसरे तरीके से भी अमल कर रही होती है कि जो हमारी ऐसे ब्लड रिलेटिव्स हैं, जैसे माँ है या बहन है या दादी है या नानी है या फूफी है या खाला है, जिससे हमने अपने सेल्स की जो कोड्स हैं या हमारा जेनेटिक्स जो है वो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो इनमें अगर हमारे जेनेटिक फैक्टर्स में रिस्क फैक्टर शामिल हो तो ये जरूर जीन्स में आ रहा होता है। अगर किसी की मदर को ये डिजीज हुई है तो वो उसको लगेगी नहीं, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, वो इसका रिस्क फैक्टर है। इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये जो अगर दादी को थी तो वो माँ पोती को उसका जेनेटिक्स के चेंजेस जो हैं वो इनहेरिटेंस में मिल गए, या माँ से बेटी को, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और इन चीजों को हम इसलिए बताते हैं
कि अगर किसी की वालदा या बहन या दादी या नानी इस चीज में मुब्तला हुई और उसने तकलीफ उठाई, तो कम से कम जो उसकी इस तरह के रिलेटिव्स हैं वो अलर्ट हो जाएं और ज्यादा अपने आप को मॉनिटर करें। वैसे तो जैसे हमने बात की कि बीइंग अ फीमेल हम रिस्क में हैं, एजिंग हमारी नॉन मॉडिफाइबल है, इन सारी चीजों के साथ अगर जेनेटिक फैक्टर्स भी इस फेवर में आ रहे हैं वो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की डिजीज चली आ रही है वो भी हमारी रिस्क फैक्टर में है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं और ये म्यूटेशन की वजह से ही इनके सेल्स जो हैं वो इनकी कंट्रोल जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है ग्रोथ का। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को दोबारा कुछ चीजें रिपीट करके बता दूं। ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी नहीं है। ऑल्दो कि जब किसी माँ को ये बीमारी हो तो उसके बच्चों या उसके बच्चों के बच्चों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, उनका रिस्क फैक्टर दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो इस हवाले से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है और ऐसे तमाम लोग और अपने रिस्क के लेवल के हिसाब से जरा ऊपर होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा आप हमें ये भी बताइए कि जैसे हमने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया प्री कैंसर, यानी कैंसर से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जब किसी माँ बहन बेटी को कैंसर हो जाए तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस बयान की जाती हैं। अक्सर हॉस्पिटल में ये होता है कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आपका कैंसर बढ़ चुका है, इस वजह से हम आपको ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले सकते। तो मैं चाहता हूँ कि इसके जो स्टेजेस हैं इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करें और ताकि हमें ये अंदाजा हो कि कहाँ पे जाके ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर मरीज को उसका बहुत ज्यादा तकलीफ और जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। देखिए शरीफ साहब, इसका इस तरह से है कि एक तो जिस तरह आपने कहा कि प्री कैंसरस स्टेज होती है इसकी, जिसको हम स्टेज 0 भी बोलते हैं। उसके बाद 1 2 3 और 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो इसमें जो प्री कैंसरस स्टेट है इसमें ये कोई इसमें अपेयरेंस नहीं होती कैंसर के किसी तरह की सिम्टम की, लेकिन ये एक्सीडेंटली कभी कभी चेक होता है तो पता चलता है कि सेल्स की कुछ ऐसी एबनॉर्मल स्टेट चल रही है कि जो प्रीडिस्पोज कर सकती है इसको कैंसर बनने में। अब स्टेज 1 जो होती है वो इस बात पे होती है कि एक जगह सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर्स का उसका साइज है, लेकिन वो सरकमसाइज्ड है, ना वो इधर उधर उसने एक्सटेंड किया अपने आप को, ना इन्वेट किया है। ये वाले कैंसर्स जो होते हैं इनका क्योर बहुत डेफिनेट होता है और इसको आराम से एक एरिया को रिसेक्ट करके, छोटे सी एरिया को, और इस जगह को आराम से ये हील अप हो जाता है। इसके बाद इसके स्टेज 2 और 3 जो होते हैं वो इसकी लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट से अटैच होती हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारे आर्मपिट्स में हैं, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है लिम्फेटिक्स का। इसमें ये होता है कि हमारी जो मेमोरी ग्लैंड का या ब्रेस्ट का भी जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारे आर्मपिट्स में जो लिम्फ नोड्स हैं उधर होता है। अगर तो ये सेल्स जो हैं वो इन्वेट मतलब आगे स्प्रेड होके लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाती हैं तो वो 2 और 3 स्टेज तक पहुंच जाते हैं, जिसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है और उनको भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। और स्टेज 4 जो होता है वो हमारी एक्सटेंसिव इन्वेजन हो जाती है, इन्वेसिव कार्सिनोमास होते हैं जो कि बोन में, ब्रेन में और लंग्स में स्प्रेड कर जाता है। तो ये जो है इसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो भी थोड़ी होती है, इसमें क्योर होता है, लेकिन जो अर्ली स्टेज की प्रोग्नोसिस बेहतर होती है या होप ज्यादा होती है, इसमें मुश्किल होती चली जाती है। तो ये सारी जो है अपने एरिया के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से स्टेज 1 2 3 और 4 को कहा जाता है। और इसमें जो हमारा 0 तो डेफिनेटली, और जो 1 है वो 100% कंट्रोल में है, क्योर में है। इसको अर्ली डिटेक्शन इसीलिए कहते हैं कि सर्वाइवल आपका मस्ट इंशाल्लाह, कि आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो ये कहीं और नहीं फैला है, तो इसको कंट्रोल करना और इसको क्योर करना या इसको निकाल देना बहुत आसान होता है। तो ये इसके स्टेजेस हैं, जिसमें से 4th स्टेज मैंने आपको बताया जो आगे बढ़ गया है, फैल चुका है,
उसको हम स्टेज 4 कहते हैं, और इसकी जरा ट्रीटमेंट में जो है वो हमारे तमाम मेथड्स को साइमल्टेनियसली चलाना होता है। ये इसके स्टेजेस हैं। कुछ ऐसे लिटरेचर में मैंने पढ़ा कि जो हार्मोनल इरेगुलरिटी है ये भी जो ब्रेस्ट कैंसर है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा सा वाजे करें कि ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इससे मुताल्लिक जो दीगर हार्मोनल चीजें हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को ये समझ आए कि जब इस किस्म की इरेगुलरिटी हमें नजर आ रही है अपनी बॉडी में, ऑल्दो कि इसका हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें इस मामले में जरा होशियार हो जाना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा तफसील से बताती हूँ। एक चीज तो ये है कि हमारे पास जो बच्चियां एडोलेसेंस में आती हैं उनको मीनाकी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है उनका। तो अगर वो अर्ली मीनाकी हो जाए, मतलब मीनाकी एक का एक वर्ड है, अगर नॉन टेक्निकल लोग नहीं समझ सकें तो मीनाकी जो होती है ये अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होता है उसको, उस एज को हम कहते हैं कि मीनाकी है। अब मीनाकी अगर अर्ली हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 साल से और पहले हो जाए, 9 साल, 10 साल, 11 साल, ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है या कैंसर होता है। इसमें अगर आपका एक्सपोजर इतने साल तक हार्मोन से रहता है और यहाँ पर मीनाकी अर्ली हुई और मीनोपॉज लेट हो गया। मीनोपॉज आप समझ रहे हैं कि जो लेट एज का 45 से 50 के दरमियान जब सिजेशन ऑफ मेंसेस होता है, उस पीरियड को हम मीनोपॉज बोलते हैं। अगर वो मीनोपॉज और एक्सटेंड हो गया, 50 से 55 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रही, तो अर्ली मीनाकी और लेट मीनोपॉज को अगर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें एक साल में 12 साइकिल्स अगर एक औरत वो करती है, बेयर करती है, तो जितने ईयर्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स भी बढ़ जाएगा। उसका एक्सपोजर आप समझ रहे हैं शरीफ साहब कि इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ साइकिल्स जब बढ़ेंगे तो ट्यूमर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर हमारी जो फर्स्ट बेबी का जो बर्थ है वो लेट एज में हो, फॉर एग्जांपल 30 इयर्स के प्लस जो मदर्स हैं वो बेबी को बर्थ दें, उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। ये भी हार्मोन डिपेंडेंसी होती है। तो इसके अलावा हमारे पास एक केस ये भी आता है जो कि इस सिलसिले में रेलेवेंट है, जो मैं बताना जरूर चाहूंगी कि हमारे पास बास खवातीन को प्री मेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स है, 36 ईयर्स है, तो उसका अगर प्री मेच्योर मेनोपॉज है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उनको बहुत अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया को सफर करना पड़ जाता है, जिस चीज को बचाने के लिए उनकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये होती है कि उनको हार्मोन्स के जरिए उनकी साइकिल को मेंटेन रखा जाता है ताकि उनका जो ऑस्टियोपिनिया का और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस है उसको थोड़ा डिले करा जा सके। अगर तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मोर देन 5 इयर्स तक चल रही है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर बन जाता है ब्रेस्ट कैंसर की ससेप्टेबिलिटी का। तो इस तरह से ये दूसरी ओबेसिटी, उसमें भी यही होता है कि आपके जो फैट होते हैं उसमें आपके हॉर्मोन्स की ऐसी रिलेशनशिप होती है कि जो ओबीस पेशेंट्स हैं वो भी इसमें हार्मोन डिपेंडेंसी में, ससेप्टेबिलिटी में इंक्लूडेड हैं। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे होते हैं कि इसकी प्रिवेंशन पे या इसकी लाइफस्टाइल चेंजेस पे, तो हम जरूर इस बात पे प्रेशर डालते हैं कि हम अपना वेट को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो 4-5 फैक्टर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग जो लोग नहीं करते वो, या फिर जो नली पेरेंट्स जो कभी मदर्स नहीं बनी है खवातीन, वो भी इसी हार्मोन डिपेंडेंसी की वजह से इसके रिस्क फैक्टर्स में आ जाती हैं, रिस्क में आ जाती हैं। तो ये जो 6-7 पोजीशंस या कंडीशंस मैंने आपको बताई, ये सारी हार्मोन डिपेंडेंट्स हैं और ये हमारे रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाती हैं। अर्ली मीनाकी, लेट मीनोपॉज, नंबर ऑफ साइकिल्स का ज्यादा होना, ओबेसिटी, लेट एज में चाइल्ड बर्थ, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा आपकी ये इस तरह के जितने भी HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके अलावा आपके किसी भी तरह के हार्मोन्स की अगर इनटेक लॉन्ग टर्म हो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की,
तो इसमें जो है वो इसका ससेप्टेबिलिटी या रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हार्मोन से रिलेट करते हैं। मैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे अपने ऑडियंस को दोबारा ये कहना चाहूँगा कि एक बच्ची जिसको जैसे ही हमारी जो एक लेमन लैंग्वेज में हम अगर उसको कहें कि वो जैसे ही बालिग होती है तो उसका एक माहाना साइकिल शुरू हो जाता है। ये माहाना साइकिल अगर अपने रेगुलर या जो एक एक एवरेज टाइम पीरियड है उससे पहले हो और फिर एक मखसूस वक़्त के बाद औरत को जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसका रुकता है। तो दोनों टर्म्स हमें ज़रा वाज़ेह करनी है। एक बिनाकी यानी जब बच्ची को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मेनोपॉज़ जब उसका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, जितना ये ड्यूरेशन एक्सटेंडेड होगा, उतना उस बच्ची को चूँकि यूटेरस के अंदर एक लेयर बनती है ताकि वो बच्चे को बेयर कर सके, तो ये लेयर ज़्यादा बनेगी। इस सूरत में उसको चूँकि इन तमाम नंबर ऑफ टाइम्स उसका बढ़ चुका है, इसीलिए उसके लिए रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा हो चुका है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अपने ऑडियंस से, अपनी बहन-बेटियों से मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम शऊरी तौर पे एक-दूसरे से इस चीज़ों के मुतालिक बात करेंगे, तो इसको समझना, इसके रिस्क को कम करना आसान होगा। साथ-साथ में चंद और चीज़ें हैं, मोटापा है, जो बच्चियाँ वज़न उनका बढ़ा हुआ है, उनका रिस्क फैक्टर हाई है। इसी तरीके से वो तमाम जो इर्रेगुलरिटी का शिकार हैं, अर्ली एज में हमारे यहाँ जिस गाँव देहात से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पे मेरी एक कज़न है, जैसे कि हमारे यहाँ शहरों में एक मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल है। ऐसी ख़वातीन जो अपने मास्टर्स के बाद फ़ारिग होती हैं तो 30-33 में उनकी शादी होती है। तो ये तमाम फैक्टर हमें शऊरी तौर पे इनके मुतालिक जानना चाहिए, समझना चाहिए और ये तमाम इनडायरेक्टली हार्मोनल जो एक मामला है उससे अटैच है। तो जैसे-जैसे इन 5-6 फैक्टर जो डॉक्टर साहिबा ने हमारे साथ शेयर किए हैं, इसमें कोई इर्रेगुलरिटी मौजूद होगी तो हमें होशियार होना चाहिए और हमें इसके मुतालिक ज़रा आगाह रहना चाहिए। मैं आगे चलता हूँ। देखें जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेज़ में, तो एक चीज़ हम सीखते हैं और हम सुनते हैं बार-बार कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी है बड़ी दर्दनाक किस्म की एक जो उसका इलाज है। लेकिन हमारे पास क्या ऐसा है कि इसका इलाज सिर्फ़ कीमोथेरेपी है? यानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को और मुझे बताएँ कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट है, वो कितने तरह की है और क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेज़ में? देखें शरीफ साहब, इसकी सबसे पहले जो अभी हमारी प्रीवियस उस पे सेंटेंस में बात हुई थी वो यही थी कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि रिस्क फैक्टर का मतलब आप लोगों को आगाही देने का मतलब खवातीन को ये है कि वो मोर अलर्ट रहें, अपने आप को अवेयर रखें। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अगर किसी की अर्ली मीनाकी शुरू हो गई है तो वो ज़रूर सीए ब्रेस्ट पे जाएगा। तो ये इन सब चीज़ों को सिर्फ अलर्ट करने के लिए यूज़ करें। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने ट्रीटमेंट की बात की। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले हमें एक दफा फिर वही जुमला दोहराना पड़ेगा कि सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना या मल्टीप्लाई होना, इसके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। इसमें कीमोथेरेपी यानी मेडिसिन के जरिए और रेडियोथेरेपी आपकी रेडिएशंस के ज़रिए और सर्जरी के ज़रिए या रिसेक्शन या किसी भी ट्यूमर को या कैंसर को निकाल देने का। ये 3 तरीके के अमल होते हैं जो कि डिसाइड करता है ऑन्कोलॉजिस्ट या आपका डॉक्टर, और वो जैसे-जैसे स्टेज बढ़ती है 3-4 में वो कंबाइन करता है और उसके सेशंस करवाता है। अच्छा, कीमोथेरेपी जो है वो उसके डिफरेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो या सर्जरी हो, इन तमाम चीज़ों के कुछ ना कुछ हम इस बात को पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको हम आपने जैसे अर्ज़ किया कि दर्दनाक किस्म की ट्रीटमेंट है। तो बेशक बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं है और ये तो अच्छी खासी ऐसी बीमारी है जिस पे हमको ज़रूर तशवीश होती है। तो इसमें ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो शो होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल फटीग है, वीकनेसेस हैं, हेडेक्स हैं, जिस्म में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, चलना फिरना मुश्किल है
और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो बॉदर करती हैं, वो उनके बालों का या भवों का या पलकों का झड़ जाना। अब जैसे कि हमने इस बात को शुरू में देखा कि ये जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये मेडिसिन्स दी जाती हैं। अब हमारे जिस्म में हम सबको पता है कि जो मोस्टली जो हमें अच्छी तरह पता है कि मोस्टली जो जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स और ग्रोथ हो रही होती है, उनमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हेयर्स भी होते हैं। हम अगर 1 महीना हेयर कट नहीं करवाते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, तो उनको पता चल जाता है कि कितना तेज़ी से बाल बढ़ता है। इसी तरह हमारे नेल्स, ये भी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स से पे मुश्तमिल होते हैं। अब जब दूसरे सेल्स जो ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे इनकी ग्रोथ को रोका जा सके, उनको कंट्रोल में लाने के लिए इस चीज़ को मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, तो इसका असर जो है वो इन वाले सेल्स पे भी होता है। हमारे हेयर्स हैं, हमारी आईब्रोज हैं, हमारी लैशेज़ हैं और हमारे नेल्स हैं। तो ये वाला जो दूसरा हमारा जिस्मानी तकालीफ, कमज़ोरी, सर दर्द, हड्डियों का दर्द, जिस्म का दर्द, इनके अलावा जो ये कॉस्मेटिक किस्म के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। इसमें आप लोगों को बताया कि जिस तरह कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट है, वो इन सेल्स पे होता है, तो ये चीज़ें झड़ जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करने की या अवेयर करने की लोगों को ये हमें ज़रूरत है कि ये चीज़ जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट पूरा होता है, आपके हेयर्स, आपकी लैशेज़, आपके आईब्रोज सारी अपनी जगह वापस आ जाती हैं। और इसमें जो है वो सोसाइटी को, फैमिली मेंबर्स को, हस्बैंड्स को, फादर्स को और बच्चों को, मतलब फैमिली का बहुत वाइटल रोल होता है इस स्टेज पे एक पेशेंट को या एक सफरर को मोटिवेट रखना, उसको जिंदगी के तौर पे रखना। तो ये जो तीनों इकसाम के ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है या ये एक डॉक्टर है वो डिपेंड उसको देख रहा होता है। लेकिन सारा का सारा जो हमारा टारगेट होता है वो उन सेल्स की ही ग्रोथ को रोकना होता है। अगर वो किसी जगह अक्यूमुलेट हो गए हैं तो उनको सर्जरी से निकालना, अगर उनको उनकी ग्रोथ को किल करना है तो रेडिएशन भी यूज की जाती है और मेडिसिन को जो टारगेट सेल्स पे जाके इफेक्ट करते हैं और वो इस मरीज को क्योर दिलाने में हेल्प करते हैं। तो इन सारे ट्रीटमेंट से जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, इसमें इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रोग्नोसिस या होप्स जो हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं और इसके सर्वाइवर्स जो हैं ये खुद जो है अपनी स्टोरी बताते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो साइकोलॉजिकली ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो तमाम ख़वातीन जो इसका शिकार होती हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मेंबर ऑफ माय लोकेलिटी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली की तरफ से उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले। क्योंकि किसी भी खातून के लिए जब वो केमोथेरेपी की एक अज़ियतनाक किस्म की ट्रीटमेंट से गुज़रती है, चूँकि मैं इसको समझता हूँ कि ये केमिकल थेरेपी है, तो इसीलिए उसको वो बहुत सारी तकलीफ़ात से वो गुज़रती हैं, तो इसीलिए फैमिली मेंबर को वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको देनी चाहिए, ख़ुसूसन किसी खातून के लिए उसके बाल या उसकी जो एक अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ सूरतों में सर्जरी के ज़रिए ब्रेस्ट रिमूव भी किया जाता है। ये भी बहरहाल एक बहुत तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है। तो इस मामलात में हमें इन तमाम मरीज़ों का इंक्लूडिंग कि अगर वो उनके फैमिली मेंबर हैं या दीगर दोस्त अहबाब हैं, तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं नादिया जमील के मुतालिक एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ख़ुसूसन मेरे लिए ऐसे लोग बड़े आइडियल होते हैं और मैं उनको हीरो के दर्जे पर रखता हूँ, अगर वो इस किस्म का स्पिरिट और टेम्परामेंट और मोटिवेशन शो करें। तो उनके बाल भी वापस आ जाएँगे, वो अच्छी भी हो जाएँगी और ठीक भी हो जाएँगी। लेकिन जब हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे हमें बच्चों से लेकर ख़वातीन तक बड़े-छोटे सारे मौजूद मिलते हैं और हम जब उनकी उमैर सना फाउंडेशन के करीब मैं कुछ अर्सा पढ़ाता रहा हूँ कराची में, तो वहाँ पे मैं इरादा करके हफ्ते में एक बार ज़रूर जाया करता था और वहाँ के डॉक्टर से मेरी अच्छी अलग-सलग भी हो गई थी। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी वो ये थी
कि उनकी जो माएँ उनके साथ बैठी हुई होती थी, उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ बैठे हुए होते थे, तो वो बुनियादी तौर पे एक मरहम के लिए उनके पास मौजूद होते थे और जब भी बाहर से कोई शख्स वहाँ पे जाता था, अपने साथ कोई खिलौने या कोई फल या फूल या कोई ऐसी चीज़ जो उनको थोड़ी देर के लिए अपनी उस कैफियत से बाहर निकालते थे। तो मैं समझ रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अकीदा है कि ऐसे तमाम लोग ऐड करते हैं उस तकलीफ को कम करने में कि जिससे वो मरीज गुजर रहे होते हैं। तो मैं सबसे मेरी गुजारिश भी ऐसी है कि अगर किसी भी इलाके में कहीं भी अगर आप इरादा करके किसी ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर, किसी हॉस्पिटल जा सकते हैं तो अपनी आदत बना लें कि हफ्ते में ज़रूर वहाँ जाएँ, लोगों के साथ बात करें, लोगों को थोड़ा-सा खुश रखने की कोशिश करें और बुनियादी बात ये है कि जब हम इस किस्म की सोसाइटी में अपने इस किस्म के पॉजिटिव किरदार के साथ सामने आएँगे, तो मुझे अच्छी तरह यकीन है कि बीमारी से लड़ना अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और एक-दूसरे की असिस्टेंस से मुमकिन होगा और इस मामले में यकीनन मैं तो पर्सनली अपने अगर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे किसी मरीज के साथ जो इस किस्म की कैफियत से गुजर रहा हो, तो मैं उसके साथ अपना सबसे कीमती टाइम गुजारना चाहूँगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं और मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ एक नीश प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल ब्रेस्ट। इसी तरह से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी इस वक़्त प्रेज़ेंट करना मुश्किल है। मैं ये चाहता हूँ कि हम इस हवाले से भी देखें कि ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी खातून का अगर किसी सर्जरी के ज़रिए उसकी जो अपीयरेंस है वो मुतासिर हो गई है, तो ये कतई तौर पे घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ़, हमने इसी के साथ जीना है। कुछ जो अपीयरेंस है जैसे बाल हैं वो उड़ जाते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं। एक छोटा-सा एक सवाल है जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एक मरीज़ है जो मैं अपने इलाके की आपसे मैंने बात अर्ली ऑफ द सेशन शेयर की। उसकी ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो ठीक-ठाक है। लेकिन एक मखसूस टाइम के बाद उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उसको वही अपनी केमोथेरेपेटिक जो मेडिसिन है उसको लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? देखिए ये जो आप जिस मरीज़ा की बात कर रहे हैं, उसका जो मुझे समझ में आ रहा है, वो यही है कि वो फ़ॉलो-अप पे जा रही होंगी। कुछ-कुछ ऐसे जैसे जो स्पैन होता है मेडिसिन देने का, कभी बहुत जल्दी-जल्दी होता है और उसके बाद उसका जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ये ब्लड कैंसर का जो कंसल्टेंट है, वो उनको बता देता है कि भई इतने बाद आपको दोबारा से एक सेशन करना होगा या जो भी एक ट्रीटमेंट का एपिसोड है, वो उनका ट्रीटमेंट खत्म हो रहा होगा। बहुत से हमारे जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वो फ़ॉलो-अप्स पे बहुत बिलीव करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये नहीं करना होता है कि हमने 100% क्योर कर लिया और अब हम इस पेशेंट को देखते ही नहीं हैं। इस तरह की पेशेंट्स को अगर वो बुलाते हैं, तो यकीनन या तो उनका कीमोथेरेपी का कुछ रिमेनिंग पार्ट है या उनकी ट्रीटमेंट का कोई रिमेनिंग पार्ट है जिसको वो एडजस्ट कर रहे हैं और उसको पूरा करवा रहे हैं। और जहाँ तक जो आपका पहले हिस्से की बात थी कि जो अ, हमारी खवातीन की मोटिवेशन लेवल, देखिए ये मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ कराची में एटलीस्ट हर बड़े शहर में मौजूद होगा। हमारे जहाँ पर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनमें छोटे-छोटे ब्यूटी पार्लर्स खोले हुए हैं, जहाँ पर विग्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी आईब्रोज ड्रॉ कर दी जाती हैं और उनको नित नए तरीके से मोटिवेट करने के लिए उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि उनकी जो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें वो अपने आप को अकेला या तकलीफ दे या थोड़ा-सा अ, परेशान महसूस करें, वो स्मूथली गुज़र जाए। तो ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं आपकी बात को इस जगह थोड़ा-सा ऐड ऑन और करूँगी कि ख़ास तौर पे जो शौहर हज़रात हैं, शौहर हज़रात जो हैं वो इसमें सब मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी ब्रेस्ट कैंसर की कोई ऐसी सर्वाइवर देखी, वो सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने हस्बैंड की होती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मजबूर किया, मेरे हस्बैंड ने मुझको हेल्प आउट किया, मेरे हस्बैंड ने मेरी साइकोलॉजी को मेंटेन रखा, मेरी हेल्दी रखी, मेरी ज़िंदगी को सिर्फ़ अपनी ज़ात की वज़ह से। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें बहुत वाइटल है। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे तमाम हज़रात से जिनकी ख़वातीन को इस तरह का कोई मसला पड़ा है कि उनका रोल इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट है।
बच्चे हैं, बेटा है, बेटियां हैं या फादर्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत हर हाल में है। लेकिन शौहर की ऐसे हालत में जब कॉस्मेटिकली भी और दूसरी जिस्मानी तौर पे भी बेगम इस हाल में है, उस वक्त सपोर्ट करना एक आउटस्टैंडिंग बात है। और इस चीज को हर सर्वाइवर आपको निशानदेही करके बताएगा। और इसमें बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस भी हैं। लोगों की डिवोर्स हो गई, लोग छोड़ छोड़ के चले गए अपनी खवातीन को। तो अब जो हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे इतना काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात को बताना चाहिए कि भाई ये क्योरेबल है, ये ट्रांजिएंट फेजेस हैं, इसमें हर चीज की रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है, हर चीज की रीग्रोथ हो सकती है। तो अगर वो इस चीज को मान लें तो ये फेज जो है बहुत ही पेनलेस तरीके से गुजर जाएगा और हमारी खवातीन जो है वो इलाज पे जल्दी राजी होंगी और इसका जो क्योर रेट है या सर्वाइवल रेट है ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें जो है हमारी सोसाइटी की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस पे काम करें। अच्छा अच्छा, मैं आखिरी कंक्लूजन मैं आप से पहले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ स्टेटिस्टिक्स में पढ़ रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो ब्रेस्ट कैंसर का रेट है वो ज्यादा है बनिस्बत हमारे जो ईस्टर्न जो ममालिक हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे लाइफस्टाइल, डाइट और दीगर चीजों का इस कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से कोई ताल्लुक है, और क्या हम किस किस्म की लाइफस्टाइल हमें गुजारनी चाहिए ताकि ये ओवरऑल एक जो जनरल रेट होता है किसी बीमारी का ये कम हो सके या कम किया जा सके। देखिए, ये बात तो सही है कि जो दूसरे मुल्क हैं जिनमें बहुत हाई रेट है, जैसे बेल्जियम है और उस तरह के दूसरे ममालिक हैं जिसपे ये बहुत ज्यादा रेट है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि एशिया में हम सबसे ज्यादा इस मर्ज का शिकार है हमारी खवातीन। मतलब तकरीबन 40,000 डेथ्स जो हैं वो एनुअली रिपोर्ट हो रही हैं कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से। अब इनको कम करने के लिए, या अगर हम ये कहेंगे चलिए हम दूसरे ममालिक से हमारा इंसिडेंस कम है तो इसको मजीद कम किस तरह किया जा सकता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे लाइफस्टाइल में जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इस पे काउंट कर रही होती है। फिजिकल एक्टिविटी हमको मेंटली भी और फिजिकली भी हमको हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारे मॉडिफाइबल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंसल्टेंट दोस्त हैं, वो ये कहती हैं कि जी जो आर्टिफिशियल या इस तरह के प्रिजर्व्ड किस्म के फूड्स हैं इनसे भी आप बचें, इस चीज को भी वो बोलती हैं। और हमारे जो बस मेरा तो यही ख्याल है कि मॉडिफाइबल में हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सबसे ज्यादा काउंट करता है। बाकी जो हमारी नॉन मॉडिफाइबल चीजें हैं उनका तो जिक्र हमारे लिए इसलिए लाजमी था कि हम अपनी अवाम को, अपनी खवातीन को हाई अलर्ट कर लें कि आपने क्यों सेल्फ केयर और सेल्फ एग्जामिनेशन और अर्ली डिटेक्शन पे जोर देना है। ये है इसका। तो ये हम इसको इंसिडेंस को और कम कर सकते हैं, लेकिन अफसोस मुझे यही होता है कि पाकिस्तान का इंसिडेंस एशिया में सबसे ज्यादा है और इसके लिए हमारी खवातीन को थोड़ा सा ये बड़ी अवेयर होना पड़ेगा, अपने बारे में थोड़ी सी तवज्जो देना पड़ेगी और एक दूसरे अपनी सेहत को बहुत अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि खातून की जिंदगी जो है वो एक फैमिली के लिए एक सेंटर है। और अगर उसकी हेल्दी लाइफ नहीं होगी या उसकी हेल्थ जो है वो वायबल नहीं होगी तो वो पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इसलिए खुदा के लिए अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, अपनी मेंटल स्टेटस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, अपने एटीट्यूड्स को फ्रेंडली रखें और मुस्बत रखें। तो इन सब चीज़ों से हम बचा जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें अपनी अर्ली डिटेक्शन के लिए कम से कम अपने इर्द गिर्द की जितनी खवातीन हैं उनको मेंटली राजी करना है और इस बात को उनके जहन से निकाल देना है कि इसकी अगर हम सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह की उनकी शर्मो हया या पर्दे को डैमेज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुद करना है, इसका तरीका है, आपको बता दिया गया है कि आईने के सामने खड़े होके या अपने आप को चेक करके आप इसको अर्ली डिटेक्ट करके किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपना अपना जो ये वाला जो आपकी फाइंडिंग है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये है।
बिल्कुल ठीक है। मैं कंक्लूजन आपका मैं आपसे आपकी तरफ आऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि क्या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे लोग मुक़ीम हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या है ऐसे तमाम एनजीओज़, हॉस्पिटल्स, इदारे जो कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से असिस्टेंस फराहम करते हैं। ऑल्दो अभी भी हमारे मुल्क में सूरत-ए-हाल ऐसी है कि पब्लिक हेल्थ में बहुत बड़ा खला है। तो मैं बहुत ज़्यादा। चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स कोई भी कहीं भी पाकिस्तान में मुकीम हो, तो उसको क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने चाहिए ताकि वो पहुँच सके उन तमाम एनजीओज़ तक या दीगर तक? मतलब आप किसी की चंद एनजीओज़ या इदारों या अगर उनकी तफ़सील शेयर कर सकें हमारे ऑडियंस के साथ। देखिए, हमारे पास इस वक़्त जो है वो अगर आप देखें तो सबसे पॉज़िटिव बात तो इस महीने मैंने ये देखी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन को कि तकरीबन हर हॉस्पिटल, हर एनजीओ और हर इंस्टीट्यूट ने इसको एक टारगेट मंथ बना के इसको एड्रेस किया। और इसमें हम खुद ग्रीन स्टार जो है वो कोलैबोरेशन में थे मोहतरमा समीना अलवी के साथ कि जो इसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे हमारी पूरी कैंपेन चली और हमने दूर दराज रिमोट एरियाज में भी जाके इस चीज़ पे काम किया। हमने पोस्टर्स पेस्टिंग की और इसके अलावा हमने डिफरेंट सेशंस किए जिसमें हमने सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ केयर के बारे में डिटेलिंग की। इसके अलावा तकरीबन हर बड़े हॉस्पिटल में ये काम हो रहा है, उसके हर एम्प्लॉय जो है वो इस पे वर्क कर रहा है। और दूसरी एनजीओज में हमारे पास डिफरेंट एनजीओज हैं जिसमें पिंक रिबन शामिल है। दूसरे बड़ा हॉस्पिटल शौकत खानम इस पे बहुत काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे तमाम टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स जो हैं हर शहर के वो इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एटॉमिक एनर्जी का जो जितने भी सेंटर्स हैं उनमें ये तमाम टेस्ट जो हैं वो बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे मेमोग्राम और इस तरह के एमआरआई वगैरह हो रहे हैं। उनकी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, रेडियोथेरेपीज हो रही हैं। तो ये तो बेशक एक हकीकत है कि हमारी आवाम की प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारे पास जो खला मौजूद है वो तो एक हकीकत है। लेकिन इस वक्त फिर भी पहले से बहुत बेहतर हालात हैं। हर एनजीओ, हर हॉस्पिटल, आप किसी का भी नाम लेंगे, वो इस पे काम कर रहा है और इसको फैसिलिटेट पहले तो अवेयरनेस पे कर रहे हैं और दूसरे सेंटर्स पे ये मशीन्स और इसकी जो फैसिलिटेशन है वो इजी एक्सेस करी जा रही है। जो प्राइजेस हैं उनको थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जा रहा है कि इनके टेस्ट और इनकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मैंने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में अगर कोई नॉन अफोर्डेबिलिटी का पेशेंट होता है उसको एड्रेस करते हैं। और इसलिए तमाम खवातीन से ये गुजारिश है कि वो इस चीज को भूल जाएं कि उनकी एक्सेस नहीं है। वो किसी भी अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, किसी भी तरह किसी तक ये बात पहुंचाएं कि उनको किसी तरह की इस तरह की फाइंडिंग है तो उनको एक्सेस मिलना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी टर्शरी केयर के हॉस्पिटल चले जाएं, वहां पर आप मेमोग्राम करवाएं, खुद ब खुद आप रेफर हो जाएंगे, वहां से रेफर कर दिए जाएंगे कि जी आपने यहाँ दिखाना है, इतने बजे दिखाना है और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और हमारे टर्शरी केयर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें बहुत ज्यादा पार्ट ले रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी सूरत हाल जो है और बेहतर होगी जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी। गवर्नमेंट भी इस मामले में बहुत संजीदा है। ये पूरी जो कैंपेन चली है इसको पोटेंशिएट जो है वही गवर्नमेंट की सपोर्ट ने भी किया है इसमें हमें। और एनजीओज जो हैं वो तमाम एनजीओज, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती लेकिन तमाम एनजीओज ने, हमारी अपनी ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग ने तो एक रिमार्केबल काम किया है। हमने गली गली रोडों पे, दुकानों पे, ब्यूटी पार्लर्स पे, क्लिनिक्स पे, ऐसे रिमोट एरियाज पे, पेट्रोल पंप्स पे, दर्जियों की दुकानों पे हमने जो है वो अवेयरनेस पोस्टर्स लगाए और उनको बताया है कि जो इब्तिदाई तशखीस है वो आपकी सेहत की मुकम्मल जमानत है। तो ये तमाम लोग इस पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर मिलके काम करेंगे तो हम अपनी कौम के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। तो यही है इसका जवाब आपके सवाल का। मैं डॉक्टर सरवत मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये अल्टीमेटली मैं इसको सम अप करूँगा कि ये एक जिहाद है। जिहाद जी इस सेंस में कि
जब हमारा मजहब हमें ये बताता है कि रास्ते से एक ऐसी चीज हटाना कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो, वो भी सदका है। तो ये तो जिंदगी बचाने वाली बातें हैं। और एक दूसरे की जैसे आपने हमारे साथ शेयर किया कि 40,000 खवातीन हर साल इसका शिकार होती हैं। तो ये 40,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। बड़े आराम के साथ और बहुत आसानी के साथ इस तादाद को आधे से भी कम किया जा सकता है फौरी तौर पे 1 साल के अंदर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम देर ना करें। हमें जैसे ही पता चलता है, हमें जैसे ही अंदाज़ा होता है कि हमारी जिस्म के साथ, मेरी बेटी के जिस्म के साथ, मेरी बहन, मेरी घरवाली के जिस्म के साथ कोई इर्रेगुलैरिटी है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं आपका दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको जज़ाए खैर की दुआ देता हूँ और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई मैसेज कंक्लूड करना चाहते हैं आखिर में तो प्लीज़। देखिए, हम लोगों ने जब अभी एक पोस्टर पेस्टिंग की कैंपेन करी थी, तो उसका जुमला मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी टैगलाइन थी कि नाज़ों की पली को हम ऐसे कैसे जाने दें। जो इतनी प्यारी बेटियां हैं, उनको हम किस तरह ऐसे किसी भी खतरनाक या मूजी मर्ज के मुंह में जाने दें। इसके लिए प्यारी बच्चियों, प्यारी बेटियों, प्यारी बहनों, आपने अपना ख्याल करना है। अपना ख्याल करना है, रेगुलरली अपने आप को देखना है, अपने आप को चेक रखना है। और अगर 40 ईयर्स से ऊपर हैं तो मैमोग्राम की तरफ जाना है। इतनी चीजें हम बगैर सोचे समझे खर्च कर देते हैं। अगर हमें खर्चा करने के बाद भी ये वाला टेस्ट मिल जाता है, हम करवा लेते हैं, तो हम एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई हमने ये रेगुलर बेसिस पे करवा लिया। और 50 प्लस पे तो जिनकी माएँ हैं वो सबके लिए बड़ी बड़ी प्रेशियस होती हैं, या वो खुद खवातीन हैं, वो खुद जाएं और अपना मैमोग्राम एनुअली जरूर कराएं। इससे क्या होगा कि हम सब मिलकर इसके जो पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हैं, पाकिस्तान में जो हमारी प्यारी बहनें या बेटियां इसमें मुब्तला हैं या मुब्तला होने का चांस है, या जो रिस्क फैक्टर्स पे हैं, बल्कि हर खातून ही रिस्क फैक्टर पे है, तो उसको बचाने में हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी और हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। अगर हमारी ये आबादी जो इस पे मुब्तला हो रही है या मुब्तला होने का चांस है, वो खुद अपनी केयर करेगी, तो हमारे लिए ये वैसे भी मुल्की तौर पे भी बहुत बेहतर होगा और इनफिरादी तौर पे भी बहुत अच्छा होगा। और मैं सबको दुआ कर देती हूँ कि दुआ करती हूँ कि हमें इस काम में कामयाबी नसीब हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ आए और इस बात की अहमियत को समझें। और आपका बहुत शुक्रिया शरीफ साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ के आपके साथ डिस्कशन में शामिल हो जाऊं। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपने ऑडियंस के सब्र तहम्मुल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को मैं एडिट करके दोबारा मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे इसको अपलोड करूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम कलेक्टिवली ही पाकिस्तान को इस आज़माइश से और ये जो बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ मुब्तला हैं, इसको हम कम कर सकते हैं।